दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब हम जानते हैं कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे सब टॉपिक में बांट लेंगे और हर एक सब टॉपिक पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आज का हमारा पहला सब टॉपिक है गुणनखंड और गुणनफल, फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में गुणनखंड पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 12। अब 12 को हम इस प्रकार से लिख दें, अगर हम 2 गुणे 6 या 3 गुणे 4, या इसको हम इस प्रकार से लिख दें 1 गुणे 12। तो ये जो संख्याएं हैं 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, 1 है, 12 है, ये सब क्या हैं? ये सब 12 के गुणनखंड बोले जाएंगे। हम भाई यहाँ लिख सकते हैं कि 2, 3, 4, 6, 12 और यहाँ 1 भी। ये सब क्या हैं? ये सब फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड। अर्थात ये सब संख्याएं क्या होंगी? ये सब संख्याएं 12 की गुणनखंड कही जाएंगी। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे इसका हम उल्टा लिख दें, यदि हम 4 और 3 की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 12। तो अब कहा जाएगा कि 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है 12। तो प्रोडक्ट और फैक्टर्स जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। जब किसी संख्या को हम छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में बांट देते हैं तो उन्हें फैक्टर्स कहते हैं, और यदि उन्हीं संख्याओं की हम आपस में गुणा कर दें तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर। जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम, भाई ये अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे हम 12 को ही ले लें। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ 2 और 3 क्या हैं? ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणे 3। तो जब इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इन्हें कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर हैं। अब जब हमने 12 के गुणनखंड कर दिए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहां से अब 2 सवाल पैदा होते हैं कि 12 के अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? केवल 2 हैं, एक है 2 और एक है 3। तो यहां कितने हो जाएंगे? 2 और 3, अर्थात जो कुल संख्या है वह कितनी हो जाएगी? 2। तो जब कभी पूछेगा कि अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो हम भाई गिन लेंगे कि यहाँ कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। और वहीं अगर पूछ दे कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ कितने हैं भाई? 1, 2, 3, कुल मिलाकर 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। और यूनिक कितने हैं? 2, क्योंकि भाई 2 जो है वो 2 बार आया है। इसी प्रकार यदि हम कोई और संख्या ले लें, जैसे हम 36 को ले लें, तो यह होता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पर भी जो यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे वह 2 होंगे, क्योंकि 2 आया है और 3 आया है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, घातों को जोड़ना होता है, 2 और 2 4 होंगे यहाँ पर। इसी प्रकार आप कहीं भी यूनिक प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स गिन सकते हैं। अब हम यहां बात करेंगे किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या के। अब भाई मान लीजिए कोई संख्या 12 ही थी, तो उसके हमने कुल गुणनखंड कितने किए थे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, अर्थात कुल मिलाकर 6 गुणनखंड थे। अब चूंकि यह एक छोटी संख्या है तो हमने क्या किया, इसके सभी गुणनखंड लिख लिए और गिन लिए। लेकिन अगर यहीं पर कोई एक बड़ी संख्या दे दी जाए तो हम क्या करेंगे? तो भाई वहां पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे
जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है और उसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं कुछ इस प्रकार से, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, या ऐसे आगे भी। तो कुल गुणनखंडों का एक सूत्र होता है, घातों में एक जोड़ जोड़कर आप गुणा कर लीजिए, p+1, q+1, r+1। अगर और भी आगे हो तो आप और भी गुणा कर सकते हैं। अब इसे सबसे पहले हम 12 पर ही चेक कर लेते हैं। अब 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, 2 की घात 2 और गुणे 3। अब यहां घाते 2 हैं और यहां घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, घातों में एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, या 3 और या 2। कुल मिलाकर 6 गुणनखंड हैं और 6 ही हमने ऊपर गिने थे। इस प्रकार हम अगर और कोई संख्या ले लें जैसे 36, अब 36 को हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहां निकालना हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितने हो जाएंगे भाई, घातों में एक जोड़िए और गुणा कर लीजिए आपस में, तो दोनों जगह 2 घाते हैं, तो यहां कुल मिलाकर 9 फैक्टर होंगे। अब उसी सूत्र पर आधारित हमने कुछ सवाल लिए हुए हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि संख्या 540 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या 540 के ना प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 540 को हम 54 गुणे 10 लिख सकते हैं और 54 को 27 गुणे 2 और 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इस प्रकार अगर 540 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 और 27 को 3 की पावर 3 और गुणे 5। अब 5 की घात 1 है यहां पर। अब हमें यहां निकालने हैं कुल गुणनखंड, तो भाई कितने हो जाएंगे, घातों में क्या करना है, एक जोड़ना है और गुणा करनी है, तो यहां हो जाएगा 2+1, यहां 3+1 और यहां एक घाते हैं तो 1+1, तो यहां हो जाएगा 3 गुणे 4 और गुणे 2, 3 चक्कू 12 दूनी 24, अर्थात 540 के कुल 24 गुणनखंड होंगे। अब इसी पर बेस्ड एक प्रकार का और सवाल होता है, जैसे लिखा हुआ है संख्या 10,500 के कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जबकि लिखा है 1 और 10,500 को छोड़कर। तो सबसे पहले क्या करना है, 10,500 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहां लिखिए 105 और यहां हो जाएगा 10 गुणे 10। अब 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 35 दिया 105 गुणे 10 और गुणे 10। अब तोड़ लीजिए सबको, यहां हो जाएगा 5 गुणे 7 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 2। आप सबको ना घातों में लिख लीजिए, 2 की घात 2 और 5 कई बार आया है, 3 बार, और 3 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। अब यहां लिखेंगे हम कुल गुणनखंड कितने बन जाएंगे भाई, क्या करना है, घातों में एक जोड़ना है, तो यहां हो जाएगा 2+1, यहां हो जाएगा 3+1, अब यहां एक घात है तो 1+1 और 1+1। अब हमें यहां गुणा करनी है, 3 चक्कू 12 दूनी 24 दूना 48। अब यहां कुल फैक्टर्स कितने हो गए, 48, लेकिन सवाल में कह रहा है कि हमें 1 और 10,500 को नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 48 में से 2 घटा देंगे, चूंकि ये 2 फैक्टर्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 46 फैक्टर। इसी प्रकार अगला सवाल है, लिखा है 6 की घात 4, 8 की घात 6, 10 की घात 8 और 12 की घात 10 के कुल अभाज्य गुणनखंड। अब यहां भाषा पर ध्यान देना है, कह रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड, तो भाई क्या करना है, पहले इनको प्राइम फैक्टर्स में बदल लो। इसे लिख सकते हो 2 की घात 4, 3 की घात 4 और गुणे इसको 2 की घात 18 सीधा ही, और 10 को 2 गुणे 5 होता है ना, तो 2 की घात 8 और यहाँ 5 की घात 8, और 12 की पावर 10 है, 12 को लिख सकते हो 2 की घात 2, तो यहाँ 2 की घात 20 हो जाएगा, और 3 की घात 10। आप सबको एक में लिख लीजिए, 2 की घातें यहाँ 4 हैं, 18 4 22,
और 22 8 30 और 20 50। 2 की घातें 50 हैं। अब 3 की घातें यहाँ 4 हैं और यहाँ 10 हैं, तो यहाँ हो जाएंगी 14। और 5 की घातें कितनी हैं? 8 हैं। अब ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, लेकिन यहां कह रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमें कैसे गिनने हैं? हमें केवल यहां घातें जोड़ देनी है। 50 प्लस 14 और प्लस 8, कुल मिलाकर आ जाएगा 72। अर्थात इस संख्या के कुल 72 अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहां पर कुल गुणनखंड की बात नहीं हुई है, केवल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ दे कि भाई कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो बड़ा ही आसान है। क्या करना है? आपको घातों में 1 जोड़कर गुणा करनी है। 50 प्लस 1, यहाँ 14 प्लस 1 और यहाँ 8 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 51 गुणे 15 और गुणे 9। बस यहाँ गुणा कर लेंगे और जो भी गुणनफल आएगा वो हमारे कुल गुणनखंड होंगे। अब हम ज्ञात करेंगे ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो विषम संख्या हों। अब हम पिछले वाले ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, पर थोड़ा अलग टाइप से। जैसे मान लो भाई यहाँ संख्या 12 है और लिखा है 2 की घात 2 और 3 की घात 1, तो हम यहाँ करते क्या है? सूत्र हम वही प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि हमें यहाँ विषम संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम केवल उन गुणनखंडों पर ध्यान देंगे जो विषम संख्या होंगी। जैसे यहाँ 3 एक विषम संख्या है, तो हम केवल 3 की घातें लेंगे, हम सम संख्या वाली घातों पर ध्यान नहीं देंगे। भाई सूत्र क्या होता है? 1 जोड़ना होता है और संख्या अकेली है, तो आ जाएगा 2। अर्थात 12 के 2 ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम संख्या होंगे। अब हमने उसी टाइप का एक सवाल लिखा हुआ है, लिखा है संख्या 90 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 90 के करोगे आप प्राइम फैक्टर्स, 10 गुणे 9, और इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5 और 9 को 3 गुणे 3। अर्थात 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2 और गुणे 5। अब हमें यहां निकालना है कुल विषम गुणनखंड। तो भाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम केवल विषम संख्याओं पर ध्यान देंगे, सम संख्या को छोड़ देंगे। अब यहां पर 2 विषम संख्याएं 3 और 5, केवल इन्हीं की घातें लेंगे। यहां घातें कितनी हैं? 2, तो प्लस 1, और यहां घातें कितनी हैं? 1, तो प्लस 1, और भाई गुणा कर देंगे। यहां कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अर्थात 90 के 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो एक विषम संख्या होंगे। अब यहां पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होती है वह हमेशा विषम संख्या होती है। क्योंकि भाई कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसकी जो घातें आएंगी यहाँ पे हमेशा कैसी होंगी? हमेशा सम संख्या होंगी। अब जब सम संख्या में 1 जोड़ दोगे तो भाई उत्तर तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो ये तो हो गए विषम संख्या वाले। अब हम आते हैं, अगर यहीं पर कह दे कि भाई सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम सम कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे कुल गुणनखंड और उसमें से क्या करेंगे भाई? विषम वाले घटा दिया करेंगे, तो हमें कुल मिलाकर सम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। अब जैसे यहां पर एक सवाल लिखा हुआ है, संख्या 980 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको 980 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। यहां इसे लिख सकते हैं 98 और गुणे 10। अब 98 को 7 गुणे 7 और गुणे 2 और 10 को 2 गुणे 5, तो 980 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 का वर्ग और गुणे 5 और गुणे 7 का वर्ग। और हमें निकालना है सम गुणनखंड। तो भाई सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ। अब टोटल कितने होंगे? 2 + 1, यहां घातें कितनी हैं? 1, तो 1 + 1, और यहां भी 2 + 1,
और उसमें से हम क्या करेंगे, विषम वाले घटा देंगे। अब विषम वाले कैसे, सम को छोड़ दो और केवल विषम संख्याएं ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे 2 + 1। बस केवल मान निकालना है। यहाँ 3 दूना 6 और 3 18 हो जाएगा और माइनस यहाँ 3 दूना 6। अर्थात कुल मिलाकर 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो सम संख्या होंगे। सम और विषम के बाद अब हम ज्ञात करेंगे ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हों। अब हमें पता है कि भाई अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसकी घातें कितनी होनी चाहिए, या तो घात 0 हो, भाई 0 होगा तो 1 हो जाएगा और 1 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और या तो घात कैसी होनी चाहिए, सम संख्या हो, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम घातें या तो 0 लेंगे और या सम संख्या लेंगे। देखते हैं कैसे। अब यहां पर हमने एक सवाल लिखा हुआ है, संख्या 1080 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 1080 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। 36 × 3 108 हो गया और गुणे 10। अब 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग और गुणे 3 का वर्ग और एक 3 और है और गुणे 2 गुणे 5। तो 1080 के कुल मिलाकर गुणनखंड हो गए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 और गुणे 5। अब हमें यहां पर निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या वाले गुणनखंड। तो भाई कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पर 2 की घातें कितनी हैं, 3 हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 0 या 2 की घात 2, बस, क्योंकि अधिकतम घातें यहाँ 3 है। इसी प्रकार से इसको 3 की घात 0 और यहाँ 3 की घात 2, जो कि घातें केवल 3 है। और 5 को कैसे लिख सकते हैं, केवल 5 की घात 0, जो कि यहाँ घातें 1 हैं। अब यहाँ पर कुल प्रकार हो गए 2, यहाँ पर कुल प्रकार हो गए 2 और यहाँ पर हो गए 1। तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 1, अर्थात 4 गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। अब उसी पर बेस्ड हमने एक सवाल लिखा हुआ है, 6 की घात 4 8 की घात 2 10 की घात 3 के निकालने हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 3 की घात 4। 8 की घात 2 को सीधे ही 2 की घात 6 और इसे 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 3। सब घातें जोड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4 6 10 3 13 और गुणे 3 की घातें 4 हैं और 5 की घात 3 है। अब हमें यहाँ ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो भाई सबसे पहले 2 की घात 13 में आप ट्राई कर लीजिए। इसे आप 2 की घात 0 2 की घात 2 2 की घात 4 2 की घात 6 2 की घात 12 इत्ते प्रकार से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 प्रकार से लिख सकते हो। इसी प्रकार 3 की घात 4 को आप 3 की घात 0 3 की घात 2 और 3 की घात 4, अर्थात 3 प्रकार से लिख सकते हो। इसी प्रकार 5 की घात 3 को आप 5 की घात 0 और 5 की घात 2, अर्थात कुल मिलाकर 2 प्रकार से लिख सकते हो। तो भाई टोटल क्या हो गया, टोटल हो जाएगा 7 गुणे 3 और गुणे 2, अर्थात 42। संख्या के 42 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे गुणनखंडों का योगफल, अर्थात किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई संख्या n है और उसे हमने व्यक्त कर दिया है प्राइम फैक्टर्स में, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r के रूप में। तो योगफल का एक सूत्र होता है, जितनी भी घातें हैं उस घातों में एक जोड़ना है -1। इसी प्रकार b की पावर q है तो एक उसमें जोड़ो और नीचे -1। और यहाँ c की कितनी पावर है, r+1 और -1, और बटा में क्या जाएगा, a -1 b -1 और c -1। बस यही हमारा योगफल है।
अब इसे एक सवाल के द्वारा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 270 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 27 गुणे 10 होगा और 27 को 3 की घात 3 और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे योगफल। कैसे निकालेंगे, अब 3 की घात 3 है तो एक घात आप बढ़ा लीजिए, 3 की घात 4 माइनस 1। यहाँ कितनी पावर है, एक पावर है तो एक बढ़ा के माइनस 1। सेम यहाँ पे एक बढ़ा के माइनस 1 और नीचे ऐसे ही माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 और यहाँ 5 माइनस 1। आप केवल हल करना है और आपको सीधे ही गुणनखंड मालूम हो जाएगा। 3 की घात 4 81 होता है, एक घटेगा तो 80 आएगा। 2 की घात 2 यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 24 और नीचे यहाँ पे 2 और गुणे 1 और गुणे 4। अब क्या करना है, हमें केवल काटना पीटना है। 24 तियां 72, 720 अर्थात कुल गुणनखंडों का योगफल 720 होगा। इसी प्रकार का हमने एक और सवाल लिया हुआ है, संख्या 1520 के सभी गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर, अर्थात गुणनखंडों में हमें एक नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1520 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसे लिख दो 152 और गुणे 10। 19 अट्ठे 152 तो यहाँ हो जाएगा 19 और अट्ठे 2 की घात 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और गुणे 5। हो गए प्राइम फैक्टर। अब निकालना है कुल मिलाकर योगफल। कैसे निकालते हैं, एक घात जोड़ना है और फिर घटाना है। 2 की घात कितना हो जाएगा 5 और माइनस 1, यहाँ 19 की घात 2 और माइनस 1 और यहाँ 5 की घात 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1, 19 माइनस 1 और यहाँ 5 माइनस 1। अब थोड़ा सा हल करना है। 2 की घात 5 माइनस 1 31 होगा, 19 का वर्ग 361 होता है तो 360 होगा और यहाँ पर 24 होगा। यहाँ 1 गुणे 18 और गुणे 4 होगा। 18 चक्कू 72 पंचे 360 और 24 पंचे 120, तो कुल मिलाकर यहाँ गुणा आ जाएगी 3720। अर्थात अगर हम कुल गुणनखंड लेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 3720। पर सवाल में कह रहा है हमें एक को नहीं लेना है, अर्थात जो हमारा योगफल होगा उसमें से हमें एक निकालना पड़ेगा। तो योगफल कितना आ जाएगा 3719 और 3719 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, अर्थात ऑप्शन सही होगा नन ऑफ द एबव। अब हम बात करेंगे किसी संख्या के कुल गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में। तो भाई यहां पर भी एक डायरेक्ट सूत्र होता है n की पावर n/2, जहां n क्या है, बड़ी n खुद संख्या है और छोटी n क्या है, गुणनखंडों की संख्या। अगर हम 12 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना चाहें तो भाई हमें पता है कि 12 के ना 6 गुणनखंड होते हैं, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 12 की पावर 3। हमेशा गुणनखंडों की संख्या की आधी पावर लगानी होती है। ऐसे ही हमने एक सवाल लिखा हुआ है 360 के सभी गुणनखंडों का हमें ज्ञात करना है गुणनफल। तो सबसे पहले हम 360 के ना प्राइम फैक्टर कर लेंगे 36 गुणे 10 लिखकर। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और गुणे 5। अब यहाँ हम निकालेंगे कुल गुणनखंड कितने हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 + 1, 2 + 1 और यहाँ 1 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 तियां 12 दूनी 24। कुल गुणनखंड कितने हैं भाई 24 हैं, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 360 और हमेशा इसकी आधी घातें 12। अब यहीं से हम गुणनखंड वाला टॉपिक खत्म कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गुणनखंड वाले टॉपिक में हमसे कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।